हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। संडे टेस्ट सेशन नंबर 215 हम डिस्कस करेंगे। तो मंडे से लेकर सैटरडे तक जो कुछ भी पढ़ा है, उस पूरे वीक का रिवीजन है ये, ठीक है? देखिए, पहले कुछ वर्ड्स हैं, तो आप इनको एक बार वीडियो पॉज़ करके करने की कोशिश करिए, कितना क्या कुछ आपको याद आ रहा है। अब यहाँ पहला जो शब्द है ड्राफ्ट, ये एडजेक्टिव है। इस ड्राफ्ट का मतलब है प्रोविज़नल। ये नाउन भी होता है ड्राफ्ट, खैर। प्रोविज़नल या प्रीलिमिनरी, अस्थाई को बोलते हैं, ठीक है? पार्स वर्ब के रूप में, पार्स का मतलब होता है एनालाइज करना या इंस्पेक्ट करना, या इसे हम कहेंगे एग्जामिन करना। तो जांच करना कह सकते हो। वैसे पार्सिंग जो होती है ना, कोई भी सेंटेंस को अलग अलग टुकड़ों में बांट दें और फिर आप उनका नामकरण करें कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है, इस प्रकार से उसको हम पार्सिंग के नाम से जानते हैं। लूम वर्ब है। इसका मतलब है थ्रेटन, मतलब किसी को खतरे में डालना हो सकता है, मतलब वैसे इसको मंडराना भी कह सकते हो। होवर कह, इसको ऐसे लिख दो, होवर, मंडराना। बी इमिनेंट, कोई चीज बहुत ही नजदीक है, घटित होने ही वाली है, खास करके नेगेटिव, तो मंडराने को बोलते हैं लूम। स्टिफ एडजेक्टिव है। स्टिफ का मतलब है, आप इसको हार्श कह सकते हो, सीवियर कह सकते हो, ठीक है, और स्टर्न कह सकते हो, कठोर हिंदी में कह सकते हो इसको आप। हेडविंड नाउन है। देखिए, दो प्रकार की विंड होती है। एक होती है हेडविंड और एक विंड होती है टेल विंड। तो टेल विंड तो नाम से स्पष्ट है, टेल क्या होती है? किसी भी एनिमल की पूंछ को हम टेल बोलते हैं। तो पीछे से हवा चलती है, पूंछ पीछे होती है, पीछे से हवा चलती है, उसको हम बोलते हैं टेल विंड। हेड विंड, हेड मतलब सर, सामने से हवा चलती है, उसको हम बोलते हैं हेड विंड। तो हेड विंड होती है नेगेटिव, नेगेटिव चीज में काम आती है। टेल विंड इंक्रीजमेंट होता है ना, पुश होता है। ये तो प्रोत्साहन है टेल विंड तो। और ये हेड विंड जो है, वो एक प्रकार से चुनौती है, ठीक है? तो इसको आप क्या कह सकते हो? एडवर्स सिचुएशन, एडवर्स कंडीशन। कैलेमिटी भी कह सकते हो, आपदा कह सकते हो, चैलेंज कह सकते हो। ये 5 वर्ड्स हुए आपके। जिनको नहीं पता है वो एक बार आप नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगले 5 वर्ड्स, कॉम्प्लिसेंसी। ये नाउन है। इसका मतलब होता है स्मग, या इसे हम कहेंगे सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतुष्टि, आत्म संतुष्टि। ये सब मंडे से सैटरडे तक हमने पढ़ा है। एपेरेंट एडजेक्टिव है। एपेरेंट का मतलब है एविडेंट, या इसे हम कहेंगे क्लियर। जो ऊपरी तौर पर हो, स्पष्ट दिखता हो, उसको बोलते हैं। ऑब्वियस भी कह सकते हैं, ऑब्वियस। रोस्टर नाउन है। इसका मतलब सेट, पूल, ग्रुप, समूह या सूची, लिस्ट, इसको बोलते हैं। इंडिजिनस एडजेक्टिव है। ये तो बता ही रखा है, जनरली जिन वर्ड्स के एंड में ओ यूएस आता है वो सब एडजेक्टिव्स होते हैं। और इंडिजिनस का मतलब है नेटिव, या इसे हम कहेंगे होम ग्रोन, जो स्वदेशी हो, ठीक है, जो लोकल हो, स्थानीय हो, उसको हम बोलते हैं इंडिजिनस। और रेलेवेंट एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है पर्टिनेंट। रेलेवेंट क्या है? पर्टिनेंट, या इसे हम कहेंगे रिलेटेड, संबंधित जो होता है, उसको हम बोलेंगे रेलेवेंट, संबंधित, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आज का जो टेस्ट है या रिवीजन क्लास है, वो शुरू कर रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, करने की कोशिश कीजिए। पहले में आपको सेल्फ जो शब्द है इसका मीनिंग बताना है। दूसरे में वाइबल का मीनिंग बताना है। तो सेल्फ क्या होता है? रेमेडी को बोलते हैं, उपाय को बोलते हैं,
तो यहाँ पे आपका आंसर ये होगा। ट्रांसलेशन ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसने एक उपाय के रूप में काम किया फॉर एंक्शस वोटर्स। एंक्शस का मतलब चिंतित, वरीड। तो जो चिंतित मतदाता थे उनके लिए एक हल, एक सॉल्यूशन के रूप में काम किया। दूसरा वाइबल, वाइबल प्रैक्टिकल होता है या फिजिबल होता है। जो चीज व्यवहार्य है, जो चीज एक्सेप्टेबल है, जो चीज फिजिबल है, उसे हम कहेंगे वाइबल। व्यवहार्य के लिए कौन सा आ जाएगा? फिजिबल, सी। द पॉलिसी सफर्स फ्रॉम लीगल एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी क्या होती है? संदिग्ध होने की स्थिति जो होती है उसको एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूअस जो होता है वो अनक्लियर होता है ना। नॉट सर्टेन होता है, अनसर्टेन। तो यहाँ एम्बिग्यूटी का सिनोनिम बताना है आपको, तो क्या आ जाएगा? वेगनेस, अस्पष्टता, जिसमें क्लैरिटी नहीं हो। क्लैरिटी इसका एंटोनिम, ये इसका एंटोनिम है, ये भी इसका एंटोनिम है। ठीक है, स्टेबिलिटी स्थिरता को बोलते हैं। 4 और 5। 4 नंबर बताना है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आपको हेल्प का प्रयोग दे रखा है और हेल्प के साथ में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है बताया हुआ मैंने। उस हिसाब से आप देखिए कि सेंटेंस कौन सा सही है। और 5 नंबर में बताना है वाइल आई एग्री विद यू आई हैव सम रिजर्वेशंस। तो द वर्ड वाइल इज यूज्ड, इस वाक्य में वाइल का प्रयोग किस वर्ड कैटेगरी की ओर संकेत करता है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच ये है? तो करेक्ट सेंटेंस बताएंगे तो देखो, हेल्प के जो है ना, हेल्प के साथ में या तो बेस फॉर्म आती है या टू प्लस बेस फॉर्म आती है। ये बात हमने डिस्कस किया हुआ। या तो आती है बेस फॉर्म या आती है टू के साथ बेस फॉर्म, ये दो चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ देखिए हेल्प के साथ में एस दे रखा है, कंप्लीट से ये नहीं होगा। यहाँ आईएनजी दे रखा है, ये नहीं होगा। ये बेस फॉर्म दे रखी है, ये सेकंड फॉर्म दे रखी है, ये होगा नहीं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी। और फिफ्थ में वाइल, तो देखो दो क्लॉजेज हैं, एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है। और ऐसे कंडीशन में वाइल जो है वो दो मीनिंग देता है, या तो ऑल दो, या फिर यूज करते हैं वेयर एज के रूप में। कहते हैं ना, जहां एक साइड में ये है वहीं दूसरी साइड ये है, या फिर यद्यपि का मीनिंग देगा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के लिए। तो ऐसे कंडीशन में वाइल क्या होता है? कंजंक्शन, क्योंकि दो क्लोजेस को जोड़ रहा है। तो डी आपका आंसर आएगा। ठीक है मेरे भाई, डी आंसर आएगा इसमें। अब फाइंड एरर्स। अब एरर्स हैं, एक एरर नहीं, कई सी एरर्स हो सकती हैं, मल्टीपल एरर्स लिए हुए सेंटेंस है। अच्छे से पढ़िए और जितनी भी एरर्स संभव हो निकालना, उन एरर्स को निकालिए। सच एम्बिग्यूटी क्रिएट स्कोप फॉर जुडिशियल मिस। देखो पहली बात तो सच जो है, उसके बाद में या तो नाउन प्लूरल काउंटेबल आती है, या सिंगुलर काउंटेबल अगर नाउन आती है तो उससे पहले ए या एन आता है। बताया हुआ है ना ये बात तो एम्बिग्यूटी को आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एम्बिग्यूटी ना होके होना चाहिए एम्बिग्यूटीज। क्या होना चाहिए? एम्बिग्यूटीज। एक बात। दूसरी बात, जुडिशियल यहाँ पे एडजेक्टिव है, जुडिशियल के बाद नाउन आएगा, तो मिसयूज्ड नहीं होगा, मिसयूज होगा। ये डी हटेगा, मिसयूज, जुडिशियल मिसयूज। ठीक है, एक बात और तो सही है, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। सच एम्बिग्विटीज का मतलब हो गया ऐसी संदिग्धताएं जो हैं वो क्रिएट करती हैं स्कोप, किसके लिए? जुडिशियल मिसयूज, कि न्यायिक दुरुपयोग होता है इस कारण से। ये आपका आंसर है। वाइल द लो एम ऑन क्लैरिटी। लो एक वचन है, इसके साथ आएगा एम्स। दूसरा एम के साथ क्या लगता है? एट। ठीक है, फिर इट है तो जुड़ेगा एस, रिटेन्स। ये इतनी सारी गलतियां हैं। यद्यपि इस कानून का लक्ष्य है क्लैरिटी, मतलब बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए, फिर भी इट रिटेन्स ऑल एम्बिग्विटी, इसमें सारी एम्बिग्विटी ये मेंटेन किए हुए। रिटेन का मतलब क्या होता है? मेंटेन करना, बनाए रखना। बनाए रखने को बोलते हैं क्या? रिटेन करना। तो यद्यपि जो कानून है उसका लक्ष्य है क्लैरिटी, फिर भी यह सारी एम्बिग्विटी रिटेन करता है, ये इसका ट्रांसलेशन है। द पॉलिसी was help to mitigate public anxious during the crisis। तो एक बात तो ये कि पैसिव दे रखा है वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, जबकि हेल्प करने वाला कोई है ही नहीं इधर। ये तो कह रहा है कि पॉलिसी ने, मतलब हेल्प करने वाला पॉलिसी है यहाँ पे, हेल्प पॉलिसी ने ही की है, वो जो नीति थी ना उसने सहायता की इस चीज में। तो यहाँ पे पॉलिसी की सहायता नहीं की, पॉलिसी ने सहायता की है। तो ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। और अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो आपको पता है कि वॉज नहीं आएगा। सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म हेल्प, क्योंकि सेकंड फॉर्म का पैसिव दे रखा है ये वॉज के साथ थर्ड फॉर्म।
दूसरी बात, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वैसे भी हेल्प के साथ टू प्लस बेस फॉर्म आ सकती है, तो मिटिगेटेड नहीं होगा, मिटिगेट होगा, ये गलती थी। एक पब्लिक एंक्शस की जगह पब्लिक तो यहाँ पे मॉडिफायर हो जाएगा, लोगों की चिंता, पब्लिक एंजाइटी कर सकते हो, वैसे कंपाउंड नाउन का काम करेगा ये, तब पब्लिक एंजाइटी करिए। एंक्शस तो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पॉलिसी ने हेल्प करी, मिटिगेट क्या होता है, रिड्यूस करना, लेसन करना, लेसन या रिड्यूस। तो पॉलिसी ने सहायता की किस चीज में, मिटिगेट करने में, कम करने में, क्या चीज, पब्लिक एंजाइटी को, लोगों की चिंता को, ड्यूरिंग द क्राइसिस, संकट के समय। क्राइसिस जो है वो संकट एक वचन है, इसका बहुवचन बनता है क्राइसिस, जिसमें आई के स्थान पे ई लगा देते हैं और ये बन जाता है प्लूरल। नंबर 9, द कोड्स क्लैरिफाई, देखो अपोस्ट्रोफे के पहले और अपोस्ट्रोफे के बाद, ये बात हमने की हुई है, अपोस्ट्रोफे के पहले और अपोस्ट्रोफे के बाद नाउन आती है, तो ये तो नाउन है। इस क्लैरिफाई को नाउन बनाओ तो क्लैरिफिकेशन होगा, क्लैरिफिकेशन, ये नाउन बनेगा। क्लैरिफाई तो वर्ब है, तो कोर्ट का क्लैरिफिकेशन, उस वो प्रूव हुआ, वो सिद्ध हुआ, किस रूप में, एक सेल्व, सेल्व क्या पढ़ा हमने, रेमेडी। तो रेमेडी जो है वो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल है तो यहां पे ए लगाओ, एक वचन है, अ सेल्व। और किसके लिए रेमेडी, तो ऑव नहीं आएगा, फोर आएगा, इस चीज के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक, डेडलॉक का मतलब होता है इसको बोल सकते हो आप इम्पास कह सकते हो, रुकावट या बाधा। ग्रिडलॉक कह सकते हो, रुकावट या बाधा। तो जो कोर्ट का क्लैरिफिकेशन था वो सिद्ध हुआ, एक रेमेडी किसके लिए, संवैधानिक गतिरोध के लिए। अगला है द अमेंडमेंट हेल्प रिड्यूस, हेल्प के साथ कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म, तो रिड्यूस्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, रिड्यूस आएगा, बेस फॉर्म, ठीक है, या टू रिड्यूस आता। डिलेज एंड टू इंश्योर, अब चूंकि एंड के पहले आपने सीधा बेस फॉर्म लगाई है तो एंड के बाद भी सीधा बेस फॉर्म लगाई है, दोनों साइड सेम होती है, तो इंश्योर आ जाएगा, टू की आवश्यकता है नहीं। तो अमेंडमेंट ने, संशोधन ने सहायता की डिलेज को कम करने में, ठीक है। रिड्यूस क्या होता है, कम करना, डिले मतलब क्या होता है, देरी। तो अमेंडमेंट जो हुआ, संशोधन जो हुआ, अमेंडमेंट एक्चुअल में होता है चेंज, भी संशोधन का मतलब है बदलाव। तो अमेंडमेंट ने सहायता करी किस चीज में, कम करने में देरी को, और किस चीज में, ट्रांसपेरेंट को इंश्योर करना। तो ये गलती हो रही है यहाँ पे, इंश्योर सुनिश्चित करना, सुनिश्चित क्या करना है, अब इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, सुनिश्चित क्या करना है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, ट्रांसपेरेंट एडजेक्टिव होता है, ट्रांसपेरेंसी करो, ये हो जाएगा पारदर्शिता। वे ट्रांसपेरेंट जो है, ट्रांसपेरेंट ये एडजेक्टिव है, और ट्रांसपेरेंसी जो है ये नाउन है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव नहीं चाहिए यहाँ पे आपको, वर्ब के बाद में इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, ये ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी किया। बात क्लियर है क्या? ये कुछ सेंटेंसेस ट्रांसलेशन वाले हैं, कोशिश कीजिए, दिमाग लगाइए करने को। देखो, बैंकों की वित्तीय सेहत केवल लाभ से नहीं बल्कि ऋण वितरण की गुणवत्ता से भी आंकी जाती है। तो देखो एक्चुअल में सेंटेंस ऐसा है, बैंकों की वित्तीय सेहत आंकी जाती है, केवल इससे नहीं बल्कि इससे भी, तो वो हम देख लेंगे। पहले ताहते हती है, प्रेजेंट सिंपल है। आंकना जो होता है उसको हम असेस करना बोलते हैं या इवेल्युएट करना बोलते हैं। आंकना, उसके लिए हम यूज करते हैं इवेल्युएट या असेस। तो बैंकों की वित्तीय सेहत, तो क्या आ जाएगा, द फाइनेंशियल, द फाइनेंशियल हेल्थ ओ बैंक्स, ये हो गया बैंकों की वित्तीय सेहत। आंकी जाती है, प्रेजेंट सिंपल, वित्तीय सेहत सिंगुलर है तो इसलिए इज असेस्ड, आंकी जाती है। केवल इससे नहीं, तो केवल नहीं और बल्कि भी, इसके लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो लगता है, तो नॉट ओनली, केवल लाभ से नहीं, नॉट ओनली थ्रू, थ्रू मतलब इस माध्यम से, थ्रू, लाभ, लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है, बल्कि ऋण वितरण की गुणवत्ता से भी, बट ऑल्सो, बल्कि भी के लिए बट ऑल्सो, गुणवत्ता, द क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ ऋण वितरण, तो ऋण वितरण को बोलते हैं लोन डिसबर्समेंट, लोन डिसबर्समेंट, ये आंसर आएगा। कि कोई भी सेंटेंस कितना ही लंबा क्यों ना हो, हमें सेंटेंस का सब्जेक्ट लेना होता है पहले। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे आपको
बैंकों की वित्तीय सेहत दे रखा है। तो ये लिया हमने द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बैंक्स। इसकी वर्ब लगाई आंकी जाती है। प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है क्योंकि आंकने वाला कोई नहीं, तो मैंने पैसिव बनाया फर्स्ट फॉर्म का इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म से। चूंकि फाइनेंशियल हेल्थ सिंगुलर है इसलिए इज असेस्ड किया। केवल इससे नहीं, तो नॉट ओनली थ्रू प्रॉफिट बट ऑल्सो, बल्कि किससे, मतलब बल्कि भी ये दोनों हो तो ही हम बट ऑल्सो लगाते हैं। ठीक है, बट ऑल्सो थ्रू द क्वालिटी, क्वालिटी के पहले द क्योंकि क्वालिटी किसकी है, ऑफ ऋण वितरण लोन डिसबर्समेंट। अगला, मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में बदलाव एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। ये तो उद्देश्य है ऐसा करने के लिए, ये तो उद्देश्य है, चाहो तो शुरू में लगाओ चाहे लास्ट में लगाओ, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट ले लो चाहे भले ही। केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में बदलाव, बदलाव सब्जेक्ट है। अब बदलाव के बारे में जो भी जानकारी है वो पूरा समेट लो। ब्याज दरों में बदलाव है, केंद्रीय बैंक के द्वारा है, फिर हम क्रिया लगा देंगे होता है ऐसा करके। तो बदलाव को बोलेंगे द चेंज। चेंज किस में है वो दे रखा है इसलिए मैंने द लगा दिया। द चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स, ये हो गया ब्याज दरों में बदलाव। बाई किसके द्वारा, द सेंट्रल बैंक, बाई द सेंट्रल बैंक। ये हो गया बैंक ब्याज दरों में बदलाव इनके द्वारा। उपकरण होता है के लिए ता है, ते है, ती है, प्रेजेंट सिंपल, लेकिन चूंकि एक्शन वर्ब नहीं है तो इज से काम चलाइए। इज एक महत्वपूर्ण उपकरण, एन इज एन इंपॉर्टेंट टूल, उपकरण को बोलते हैं टूल, इज एन इंपॉर्टेंट टूल। अब किसके लिए, के लिए फोर भी लगा सकते हो, चूंकि काम है तो टू प्लस बेस फॉर्म भी लगा सकते हो। अंकुश को बोलते हैं कंट्रोल, टू कंट्रोल। अब कंट्रोल जब वर्ब है तो इसके बाद में कोई प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब है। मुद्रास्फीति को बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो कुल मिला के जो वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग आपको आए, आपको ये पता हो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है वर्ब क्या है, तो आसानी से बना पाओगे। द चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स, देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट ये था बदलाव, द चेंज, द चेंज क्यों, क्योंकि बदलाव किस में है वो दे रखा है इन, फिर है ब्याज दरों इंटरेस्ट रेट्स द्वारा बाई, सेंट्रल बैंक के पहले द लगेगा। होता है के लिए इज, एक महत्वपूर्ण उपकरण, ये पूरा लेना पड़ेगा क्योंकि उपकरण का ही तो एडजेक्टिव ये है और इसी के लिए डिटर्मिनर ये है, तो एन इंपॉर्टेंट टूल। के लिए फोर भी लगा सकते हो, फोर लगाओगे तो कंट्रोलिंग आएगा, या टू कंट्रोल कर दिया, टू कंट्रोल अंकुश लगाने के लिए। और मुद्रास्फीति पर के लिए ओन मत लगाना क्योंकि कंट्रोल के बाद प्रेपोजिशन लगता नहीं है अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो। ठीक है, वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब तो कह रही है। डिजिटल बैंकिंग ने, डिजिटल बैंकिंग ने लेन देन को सरल बनाया है। तो डिजिटल बैंकिंग सीधा सीधा आ जाएगा। करो एक बार कोशिश करो खुद से। किया, डिजिटल बैंकिंग ने क्या किया, डिजिटल बैंकिंग सब्जेक्ट है तो ये लगा दिया हमने डिजिटल बैंकिंग। यहां तक का सेंटेंस बना रहे हैं, पहले बनाया है। आ ई ए की मात्रा के बाद है दे रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज। सरल बनाने को बोलते हैं सिंप्लीफाई करना, तो हैज सिंप्लीफाइड। बैंक लेन देन को तो ट्रांजैक्शंस आ जाएगा, ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये हो गया। डिजिटल बैंकिंग ने लेन देन को सरल बनाया है, किंतु किंतु के लिए बट, इसके साथ साइबर जोखिम भी बढ़े हैं। बट साइबर जोखिम को बोलते हैं साइबर रिस्क, बट साइबर रिस्क भी के लिए टू लगा दो। बढ़े हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव इंक्रीज्ड विद इट, इसके साथ, या विद इट शुरू में लगा बट विद इट साइबर रिस्क टू हैव इंक्रीज्ड। ठीक है, नेक्स्ट। नियामकीय ढांचे की कमजोरी अक्सर वित्तीय धोखाधड़ी को बढ़ावा देती है। वित्तीय धोखाधड़ी तो फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, वित्तीय धोखाधड़ी का मतलब तो है फाइनेंशियल फ्रॉड। और नियामकीय ढांचे को बोलते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये मतलब है। तो नियामकीय ढांचे की कमजोरी,
बढ़ावा देती है। एक्चुअल में सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है कमजोरी, तो द वीकनेस, वीकनेस किसकी है? ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बढ़ावा देती है, तो इंकरीजेस कर सकते हो। बढ़ावा देने को इंकरीज, इंकरीज में एस जुड़ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है। द वीकनेस ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंक्रीजेज फाइनेंशियल, धोखाधड़ी अक्सर और दे रखा है, अक्सर ओफन होता है, और इसका प्रयोग जनरली हम मैन वर्ब से पहले करते हैं, इसलिए यहां लगा दो अक्सर। ओफन इंक्रीजेज क्या? फाइनेंशियल, धोखाधड़ी को क्या बोलते हैं? फ्रॉड। द वीकनेस ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो वीकनेस है किसकी? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। अभी रेगुलेटरी फ्रेम दै क्यों लगाया है? क्योंकि कोई भी एक संस्था, हम बैंकिंग की बात करते हैं, उसके नियम कानून जो है, वो लिस्ट जो भी है, जो पूल है, वो निश्चित ही होगा, इसलिए मैंने लिखा दै। द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफन इंक्रीजेज फाइनेंशियल फ्रॉड। ग्राहक केंद्रित बैंकिंग विश्वास निर्माण की आधारशिला होती है, ये सब्जेक्ट है, होती है वर्ब है, उल्टा चलेंगे फिर। ग्राहक केंद्रित बैंकिंग, तो कस्टमर सेंट्रिक बैंकिंग, ये हो गया ग्राहक केंद्रित बैंक। आधारशिला होती है के लिए इज, आधारशिला को बोलेंगे फाउंडेशन या कॉर्नर स्टोन। द फाउंडेशन, द इसलिए कि फाउंडेशन किसका है वो दे रखा है। द फाउंडेशन की के लिए लगाया ओ। विश्वास निर्माण, तो ट्रस्ट बिल्डिंग, विश्वास निर्माण, ये आपका आंसर। कस्टमर सेंट्रिक बैंकिंग इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग। ठीक है भाई। तो ये आपका आज का सेशन पूरा हुआ। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन 216 के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।